नमस्कार दोस्तों। रीट एग्जाम लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का मॉडल पेपर। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का ये मॉडल पेपर रहेगा। एक क्लास दो पेपर, यानी एक ही क्लास के अंदर 30+30 यानी कुल 60 प्रश्नों का ये पेपर आपके सामने रखा जाएगा। जो रीट स्तर वाले 60 ये प्रश्न है दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन अंत तक देखें और कमेंट करके अपना उत्तर देते रहे और अंत के अंदर अपना स्कोर है वो कमेंट जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, रीट एग्जाम में कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वही उसी प्रकार के ये 60 प्रश्न है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कमेंट जल्दी से कर दें। व्यक्तित्व को दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है। किसके आधार पर? चित्राक्षर विशेषक यानी आइडियोग्राफिक, सामाजिक कट्टरपंथी, सतही कट्टरपंथी या नियमान्वेषी उपागम, नेमोथेटिक। तो व्यक्तित्व को किस दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके लिए। बताइए जल्दी से कमेंट करके। दोस्तों, व्यक्तित्व को नियमान्वेषी उपागम यानी नोमेथेटिक जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार? बात किसकी हो रही है? शिक्षा के अधिकार की हो रही है। किसमें है ये शामिल? कौन से मूल अधिकार में आता है ये? किस में आता है? स्वतंत्रता के अधिकार में, स्वतंत्रता का अधिकार है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से केंद्र बिंदु होता है? शिक्षक, शिक्षण, छात्र या पाठ्यचर्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से केंद्र बिंदु कौन होता है? दोस्तों, सिंपल है, ये तो सबको पता है। कौन होता है? छात्र होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है? रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है? मित्र, सुगमकर्ता, अनुदेशक, निर्देशक? बताइए, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है? किसके रूप में? शिक्षक की भूमिका रचनात्मक अधिगम के अंदर किसकी होती है? सुगमकर्ता की। किसकी होती है? सुगमकर्ता की होती है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम है? अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम कौन सा है? प्रस्तुतिकरण, पर्यावरणीय, परिपक्वता, सरल से कठिन? क्वेश्चन को ध्यान से समझ ले, सिंपल है बहुत ही क्वेश्चन, लेकिन उत्तर गलत जा सकता है आपका। अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम कौन सा है? सरल से कठिन। कौन सा है? सरल से कठिन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। एक बालक है जिसने पहाड़े सीखे, उनका उपयोग कर रहा है गुणा और भाग में। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का ये उदाहरण है वो आपको बताना है। मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक, शारीरिक से मानसिक। बताइए, बालक ने पहाड़े सीखे हैं, अब उनका यूज कर रहा है गुणा और भाग करने में, जोड़ और घटाव करने के अंदर। दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों, कैसा है ये? अधिगम का स्थानांतरण है, किस प्रकार का उदाहरण है अधिगम का ये? मित्रों देखिए, हमने पहाड़े सीखे मानसिक रूप से, गुणा भाग हम कर रहे हैं मानसिक रूप से, तो मानसिक से मानसिक है ये। कैसा है? मानसिक से मानसिक अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द ने निरूपित किया? किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द ने यहां पे निरूपित किया है? आत्मसम्मान, स्व प्रभावकारिता, आत्म केंद्रीयता, स्व सहभागिता? बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही पता चल जाएगा।
खुद के बारे में आप नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब किस शब्द ने किया है? आत्मसम्मान ने। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है इनमें से? फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थोर्नडाइक और प्लेटो में से जिसने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? दोस्तों, किसने कहा ऐसा? ऐसा कहा था पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है मित्रों? घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह या त्रुटिपूर्ण वाक शैली। हकलाते हैं तो उनका मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है हकलाने का? संवेगों का तीव्र प्रवाह। क्या होता है? संवेगों का तीव्र प्रवाह। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था मित्रों? पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण, यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वेस्लर, स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड बीने या जे.एम. केटल। दोस्तों बताइए किसने किया था बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण का, जिसको हम जन्मदाता कह सकते हैं? कौन है? अल्फ्रेड बीने। दोस्तों कौन है? अल्फ्रेड बीने। कब किया था? 1905 के अंदर। अब यहां पर देखिए जे.एम. केटल, यहां पे सॉरी, जो हमारे टर्मन है उन्होंने सूत्र दिया था। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था 1916 में, जो हम देखते हैं ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां पर आपको याद रखना है बुद्धि मापन या परीक्षण का जन्मदाता या पहला परीक्षण बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने। क्वेश्चन नंबर 11, रमन एवं अनमोल एक ही बुद्धि लब्धि है। रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है, अनमोल कितने का है? 12 वर्ष का, तो रमन की मानसिक आयु क्या है? बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 9 वर्ष। देखिए पहली बात यहां पे देखिए, रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। अगर अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन कितने का हो गया? 10 का। अब उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 120। तो 12 वर्ष की उसकी क्या होगी? मानसिक आयु। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल रूप से लिया गया है? अंग्रेजी, रोमन, जर्मन या लैटिन? पर्सनैलिटी जो शब्द है ये किस भाषा के मूल रूप से लिया गया है दोस्तों? लैटिन भाषा की। किसके? लैटिन भाषा के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, रोडसाज स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? रोडसाज स्याही धब्बा परीक्षण है, यह व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार माना जाता है? व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या अर्ध प्रक्षेपी? रोडसाज स्याही धब्बा परीक्षण की बात हो रही है। कैसा व्यक्तित्व परीक्षण का कैसा प्रकार है? ये प्रक्षेपी प्रकार। कैसा है? प्रक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ऐसा किसने कहा? थोर्नडाइक ने, स्किनर ने, फ्राइड ने, स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, बड़े तनाव, बड़े तूफानों की अवस्था है, ऐसा किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा प्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। बता दीजिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा क्या है मित्रों? आयु के अनुसार अधिक समझाती है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए, जब एक शिक्षक एक मंद दृष्टि शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधियों में शामिल करता है तो वह सभी शिक्षार्थियों को मंद दृष्टि शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है।
कक्षा के लिए अधिगम में बाधाएं उत्पन्न करती है, अन्य सभी शिक्षार्थियों को आलसी और सुस्त बनाती है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्यरत है। शिक्षक है मंद दृष्टि शिक्षार्थी है, उसको कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधियों में शामिल करता है, तो क्या ये समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यवसायिक प्रशिक्षण रिक्त स्थान डोमेन से अधिक संबंधित है, किससे? संज्ञानात्मक, इनमें से कोई नहीं, प्रभावी या साइकोमीटर। बता दीजिए, लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यवसायिक प्रशिक्षण साइकोमीटर डोमेन से अधिक संबंधित है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? एकाग्रता, हरास, अति क्रियाशील विकार, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेसिया या संवेदी एकीकरण विकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही रहेगा एकाग्रता, हयास, अति क्रियाशील विकार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। किन के लिए? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है किन के लिए? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वर्दी उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के साथ अधिक किया जाता है। बता दीजिए। हटके प्रश्न है ना मित्रों ये। तो कक्षा कक्षा में लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन 2 यहां पे सही आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके या अच्छा वेतन देकर। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? अध्यापक के कार्यों की सराहना करके दोस्तों। नेक्स्ट है 22 नंबर, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है क्या? छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, ये सभी। तो देखिए सफल अधिगम के लिए तीनों के तीनों क्या है? आवश्यक है, ये सभी। ऑप्शन 4 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 23, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्ष की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या इनमें से सभी। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व है या निर्णय दृढ़ता। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है सहभागी उत्तरदायित्व दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक व्यक्ति रिक्त स्थान के दौरान पुरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है, बचपन, किशोरावस्था, पश्च बचपन या शैशव। एक व्यक्ति कब, बताइए, पुरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त कर लेता है? किशोरावस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? व्यवहार परिवर्तन, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन, अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है?
व्यवहार परिवर्तन होता है, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया अधिगम, परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन ये नहीं है, और अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना भी अधिगम है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, पीएफ प्रश्नावली द्वारा बनाई गई ओलपोर्ट, सेल्डन, क्रेस्चमर या कैटल, पीएफ प्रश्नावली किसने बनाई दोस्तों? ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है जो पीएफ प्रश्नावली है वो किसने बनाई दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से। पीएफ प्रश्नावली किसने बनाई, जल्दी से बताना है आपको दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। बात हो रही है यहाँ पे पीएफ प्रश्नावली की। पीएफ प्रश्नावली किसने बनाई दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे। किसने बनाई थी पीएफ प्रश्नावली? कैटेल ने। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28, खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? भार सूचकांक, भार द्रव्यमान सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, शरीर ऊंचाई सूचकांक। खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन विचारों के मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित नहीं है? युंग, सोलो, फ्राइड, एडलर। मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित नहीं है सोलो। कौन? सोलो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं मौलिक अधिकार है जो दिया गया है दोस्तों? 21A, 18 या 22? कौन सा अनुच्छेद है ये? कौन से अनुच्छेद के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं का मौलिक अधिकार हमें दिया गया है? अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21A के तहत। क्वेश्चन नंबर 31, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना गया? बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से पूछा गया है यहाँ पे कि बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसको माना गया है दोस्तों, बता दीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। बालक, शिक्षक, संरक्षक या प्रशासक? बालक को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में चलिए, विकास के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिपक्वता तक चलता है। गलत कथन आपको देखना है यहां पे। कौन सा है? यह रहा आपका, यह परिपक्वता, यह जीवन पर्यंत चलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके? नहीं, इसके लिए तो नहीं। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, यही सही है आपका। बड़ा क्वेश्चन था तो सीधा उत्तर दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक तो 41 है, एक 46 है, 2 अनुच्छेद है, ये किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों? बता दीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से। क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ भी हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ, किंग्सले, गेट्स या गार्डनर मर्फी? किसका है ये कथन? किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ भी हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन है आपके वुडवर्थ का। किनका है? वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 36, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? जल्दी से बताइए मित्रों। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। व्यवहार में परिवर्तन। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की प्रशस्तियां बनी है? निर्वचन, सर्जन, बहुविध व्याख्या, बहुविध अभिव्यक्तियां और सभी।
कौन सी प्रक्रिया दर्शा रही है यहाँ पे कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां हैं दोस्तों, बनी हुई है, सभी दर्शा रहे हैं ये तीनों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? प्रशंसा, दंड, गुण विवेचना और पुरस्कार। धनात्मक पुनर्बलन की बात हो रही है और दंड की यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये कैसा? ये तो नकारात्मक है आपका। 2 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 39, एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों के सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को कहा जाता है? स्थानिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। कैसी बुद्धि? जानवरों, खनिजों, पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रकृतिवादी बुद्धि। क्या कहा जाता है? प्रकृतिवादी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। प्रोबेल, प्लेटो, थोरनडाइक, पेस्टोलॉजी। किसका ये कथन? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यह कथन प्रोबेल का। किनका है? प्रोबेल का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण में विकास करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविंद्रनाथ टैगोर। किनका है मित्रों ये कथन? स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर 42 में चलिए मित्रों, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? संज्ञानात्मक भागफल, बुद्धिलब्धि, बौद्धिक भागफल या कार्यात्मकता भागफल? बता दीजिए। एक तो है मानसिक आयु, एक जो काल के अनुसार जो आयु है हमारी, ये कौन सी अवधारणा? बुद्धिलब्धि की अवधारणा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? वेसलर, स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड बीने, जे.एम. कैटल। यह क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है ना, अल्फ्रेड बीने 1905 में। क्वेश्चन नंबर 44, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है व्यक्ति, व्यक्तिगत, अपूर्ण या मुकोटा। पर्सोना बहुत बार पढ़ा, नकली चेहरा, मुकोटा। ऑप्शन 4 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्तिगत उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा है मन की, ओलपोर्ट की, बोरिंग की या युंग की? किसकी है यह परिभाषा? यह परिभाषा है ओलपोर्ट की। ऑप्शन 2 सही रहेगा। मित्रों, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट कर देना, जैसे ही वीडियो लाइव क्लास हमारी खत्म होती है तो उसके बाद। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है? कौन सा सही नहीं है यहां पे क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में? यह सही नहीं है। व्यापक स्तर पर सूचना संकलन का कार्य इसमें नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 46, एडीआईपी योजना का मुख्य उद्देश्य लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। किनको? दिव्यांगता प्रमाण पत्र, रोजगार, शिक्षा, सहायक और उपकरण। एपीडीआई योजना का मुख्य उद्देश्य लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति है, उनको सहायता या सहायक और उपकरण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 48, 20वीं शताब्दी के पहले 6 माही के दौरान छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। औसत से अधिक, असाधारण, मानसिक रूप से मंद या गरीब। किनको दोस्तों? असाधारण बालकों को। 20वीं शताब्दी की पहली 6 माही के दौरान असाधारण छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई, उनको स्कूलों में कोई विशेष सेवा नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 49,
नेत्रहीन लोगों को उंगली के सिरे यानी फिंगर टिप और विशेष साधन के उपयोग द्वारा पढ़ने और लिखने में सहायक करता है। लुआस, ब्रेल, विचार पुस्तकें, विचार प्रारंभक। कौन? नेत्रहीनों के लिए क्या है? ब्रेल लिपि। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है? अनुकरण होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? किसके लिए दोस्तों? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, सभी छात्र व प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 से 14 वर्ष तो 6 वर्ष का बालक प्रवेश लेता है, इससे पहले आता नहीं। तो ये देखिए 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सृजनात्मकता नहीं है? नवीनता, मौलिकता, धाराप्रवाहिता या सहमति? क्या नहीं है इनमें से? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता नहीं है। नवीनता है, मौलिकता है, धाराप्रवाहिता है, लेकिन सहमति नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी? बता दीजिए। शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 54, वैसे तो यहाँ पे तीनों चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन जो एग्जाम या जो हमारा साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उत्तर दिया है मैंने। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डोल्टन, जॉन डेवी, फ्रोबेल, एनी बेसेंट। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी मित्रों? बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। फ्रोबेल ने। किसने की थी? फ्रोबेल ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चों बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? B.F. स्किनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, जीन पियाजे ने, या जॉन ड्यूई ने? ड्यूई है, जॉन ड्यूई। किसने किया था दोस्तों? इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जीन पियाजे ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी मां अपनी आंखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। किस पियाजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है? छोटे बच्चे होते हैं, आंखें बंद खोलते हैं तो वो हंसते हैं, क्यों? संरक्षण, क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व, जीववाद? बता दीजिए। बच्चा पियाजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को नहीं समझ पाया। किसको? वस्तु स्थायित्व की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है? 25, 30, 40, 45? कितने प्रतिशत है? 25%। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है? संज्ञानात्मक वाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितिवाद से, या इनमें से कोई नहीं? प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से दोस्तों। क्वेश्चन 59, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। कौन सा प्रयुक्त नहीं किया था जीन पियाजे ने इनमें से? आत्मीकरण किया, संगठन किया, स्कीमा किया, उदात्तीकरण नहीं किया पियाजे ने। और अंतिम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगा है तो कमेंट कर देना मित्रों, और 60 में से कितने हुए हैं आपके इस क्लास में सही, वो भी कमेंट कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? स्पेयरमैन का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, केटल व हॉर्न का सिद्धांत व जेनसन का सिद्धांत? प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है स्पेयरमैन का सिद्धांत दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो ये 60 प्रश्न थे आज की क्लास में हमारे, और 60 में से आपने कितने सही अटेंड किए हैं जल्दी से कमेंट करके बता दें एक बार सभी साथी। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा तो भी कमेंट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।